नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक सर्वे की 2 लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ में हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का या भारतीय इतिहास का 6 लेक्चर उसमें उसके प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के भी कुछ लेक्चर हम लोग अपलोड किए हैं, लेकिन समय के कहना चाहिए कि बाउंडेशन को ध्यान रखते हुए हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो अभी रिसेंट में हम इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को वही डाटा बताऊंगा जो पहले के पेपर में पूछे हैं या जिसको आगामी एग्ज़ाम में पूछने का संभावना है। साथ ही साथ मैं आपको यह बताने वाला हूं कि मैं इकोनॉमिक सर्वे का आप लोगों के लिए एक बुक जो है एक शॉर्ट नोट बुक मतलब बुलेटिन पॉइंट्स में बना रहा हूं, जिसको तकरीबन सिर्फ 2 घंटे में आप बहुत अच्छे से रिविज़न कर सकते हो और सरकारी आंकड़े में संशोधन करके उसको चेक करके विभागीय आंकड़ों से मैच करने के बाद में मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो वो अभी समय लगेगा, 1.5-2 महीने में मैं आप लोगों के बीच उसको रखूँगा। सबसे पहली बात ये है कि पहले मैं आप लोगों को कुछ कंटेंट पढ़ाना चाहता हूँ, जो कंटेंट हमेशा से हर पेपर में इम्पोर्टेंट रहे हैं, हर एग्ज़ाम में लगभग देखने को मिले हैं, चाहे वो पटवारी का हो, हॉस्टल अधीक्षक का हो, व्यापम का हो या पीएससी का हो। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है। ये इकोनॉमिक सर्वे हर साल आपको गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। कभी 5 क्वेश्चन देगा, कभी 7 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन। 2014 में तो भाई 16-16, 17-17 क्वेश्चन दिया था। तो वो सब सिचुएशन से अगर बचना है, और एक क्वेश्चन में 2-2 नंबर का रहता है पीएससी में, और एक क्वेश्चन गलत हुआ तो हज़ारों लोगों से आप पीछे चले जाते हो। एक क्वेश्चन में 2.66 नंबर आपका कट जाता है। ठीक है, तो चलो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे का तीसरा लेक्चर है, हम कुछ सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अपन लास्ट टाइम पूरा कहना चाहिए कि जो सेक्टर है, जो इकोनॉमी का जो सेक्टर है, उस सेक्टर को पूरा अपन डिफाइन कर चुके थे। कितना उसका हिस्सा है, कितना प्रतिशत वृद्धि है, कितना उसमें औसत वृद्धि हो रहा है, ये सब अपन देख चुके थे। और उसके बाद में अध्ययन करते करते हम कुछ पोर्शन उसका बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो एनालिटिकल जो डेटा वाला सेक्शन है ना, जो सरकारी डेटा है, वो सब चीज़ को फिर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो उसके इस सेक्शन को आपको देखना है। फिर उसके बाद अपन धीरे से जो जनगणना हुआ है उसके जनसंख्या है ना, लिंगानुपात, शहरीकरण, साक्षरता, फिर कहना चाहिए कि सर्वाधिक और न्यूनतम जो एससी है, एसटी है, कहाँ हैं, उस पर अपन फोकस करेंगे। तो जैसे कि अभी वर्तमान में आप लोगों को पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 चल रहा है। ठीक है, वित्तीय ईयर 2021 और 22 चल रहा है, ना कि 2022-23। ठीक, तो 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में जो राशन कार्ड का जो रिकॉर्ड है, हमारे पास एट प्रेजेंट में जो राशन कार्ड का रिकॉर्ड है वो कितना है, तो 68.92 लाख, 68.92 लाख, या कहना चाहिए कि 68.92 लाख, इतना हमारे पास वर्तमान में राशन कार्ड हमको, मतलब सीधा सीधा कहना चाहिए कि इतना राशन कार्ड अब वर्तमान में कुल राशन कार्ड है। मैं अभी खाली ओवरव्यू इंट्रो दे रहा हूँ आपको। इसके बाद में मैं जाऊँगा कि राशन कार्ड में अंत्योदय कितना है, प्राथमिकी कितना है, बीपीएल में क्या क्या आता है ना, उसका कलर क्या है, कितना राशन कार्ड है, वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू, फोकस्ड जो ओवरव्यू होता है मैं वो देना चाहता हूँ, आपका दिमाग को खींचना चाहता हूँ कि हाँ भाई लमसम में इतना राशन कार्ड है। ठीक है, तो राशन कार्ड की संख्या अगर पूछे तो आपसे बन जाएगा ना 68.92 लाख, सीधा सीधा 68 लाख आप याद रख लेना। कितना है, ये मान लो कि आप 68 रुपये मुझे दिए थे तो आपको राशन कार्ड दिया हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया राशन कार्ड की संख्या, 68.92, 68.92 टोटल राशन कार्ड वर्तमान में है। कुल राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में 2021 और 22 के इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ा के हिसाब से। दूसरी बात, जो शासकीय जो उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, अब अपन वहाँ पे जाएंगे तो ये सारा सेगमेंट मैं आगे पूरा डिफाइन करूँगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, पहले ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद में फिर इम्पोर्टेंट सेगमेंट जब ओवरव्यू हो जाए तब फिर अपन उसको डील करेंगे आगे की क्लासेस में, लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 वगैरह में भी तो लंबा लेक्चर लेना है। तो उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 1535। ग्रामीण क्षेत्र में कितना उचित मूल्य की दुकानें हैं, 1535 उचित मूल्य की दुकानें हैं। शहरी क्षेत्रों में कितना है, 11,709। कितना है, तो 11,709 ये उचित मूल्य की दुकानें हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ये उचित मूल्य की दुकानें हैं। ठीक, 15
15,35, 11,709। उसके बाद में जब हम लोग ओवरव्यू देखते हैं तो एक सेगमेंट आता है कुल राजस्व की प्राप्ति जो है कितना हुआ। राजस्व प्राप्ति को आजकल बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रिवेन्यू जो हमारे पास में टोटल मतलब हम लोग गेन कर रहे हैं, कितना रिवेन्यू छत्तीसगढ़ जो है गेन कर रहा है पिछले साल की अपेक्षा, है ना। तो वो हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग रिवेन्यू जो पिछले साल के से कंपेयर करते हैं तो कितना गेन किए। तो रिवेन्यू जो आपने गेन किया, मान लो आपने काम किया और एक सप्ताह में आपने क्या किया, 100 रुपये कमाया, लेकिन अगले सप्ताह फिर आपने काम किया और उसके बाद में आप 100 रुपये की जगह 150 रुपये कमा लिए। तो आप जो टोटल 100 रुपीज़ कमा रहे थे उसका 50% अमाउंट आपके पास आया ना। तो बस वही राजस्व प्राप्ति आपका सरकार जो है वित्तीय वर्ष के हिसाब से रिवेन्यू जो हम लोग गेन करते हैं उसको बताता है कि कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, उसको अपन देखते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो कुल राजस्व जो प्राप्ति हुआ, टोटल रिवेन्यू जो प्राप्त हुआ, ठीक है, चाहे वो खनिज से हो, चाहे वो किसी कर से हो या किसी चीज़ से, सब चीज़ के बारे में वो जोड़ के बता रहा है कि कुल राजस्व। याद रखना यहाँ पे क्या शब्द है, तो यहाँ पे कुल राजस्व शब्द है, टोटल रिवेन्यू शब्द है, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू जो प्राप्ति हुआ है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत था, 16% था, अर्थात 16.07% था, 16.07% था। कितना परसेंट था, 16% था। कितना परसेंट था, 16.07 था। और उसको 16% हमको टोटल कहना चाहिए कि पिछले वर्ष की तुलना में इतना कुल राजस्व की प्राप्ति हुआ है। मतलब आपने क्या किया, कुछ जो अमाउंट आप कमा रहे थे सप्ताह भर में, सब मतलब सरल भाषा में, तो उसमें आपने 16% और एक्स्ट्रा कमा लिया टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना से वर्तमान की इनकम को एक कहना चाहिए कि क्या करते हैं, अनुमान लगा करके कंपेयर करते हैं, ठीक है। वित्त विभाग का ये सब जो कार्य करता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर करोड़ में पूछे हो राशि, अगर प्रतिशत में पूछता है, परसेंटेज में, तो आपको बोलना है भाई पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्राप्त हुआ, है ना, प्रतिशत में, या कहना चाहिए कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़त हुआ, ऐसा भी पूछ देता है। तो आपको क्या लेना है, 16% लेना है। लेकिन राशि में पूछ दे तो टोटल मतलब कुल राजस्व आपका कितना है ना, कुल राजस्व पूछे तो आपको फिर ये डाटा याद रखना है, 79325 आपको ये करोड़ में है डाटा, ये करोड़ में डाटा को आपको याद रखना है, 79,325.42। इतना याद नहीं रहेगा तो बस ये जान लेना कि भाई 79325 हमारा इतना जो है टोटल कहना चाहिए। मैं 0.42 लिख दी हूँ जानबूझ के। अब आप क्या करना, इसको दिमाग में ये रख लेना, भाई छत्तीसगढ़ में हमारे पास में इतना राजस्व आ रहा है, जैसे कि 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, बगल में 42 ऐसा करके लिख देना, दिमाग में ये रख लेना कि भैया जब बात आती है राजस्व की तो इतना मतलब 42 प्रकार की जनजाति से याद कर लेना, मैंने उसको जनजाति को इतना रेवेन्यू दिया था, तो दशमलव को ऐसी कुछ अपने से रिलेट कर देना जो आपको सरल लगे, जो आपको सही लगे। नहीं तो कई लोग तो रट भी लेते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं रिलेट कर लेता हूँ, 42 प्रकार के जनजाति हैं तो भाई हमने जनजाति कितना राजस्व दिया, बस। अगर कोई दशमलव वाला वैल्यू अगर याद नहीं होता तो मेरा वो अपना तरीका है, ताकि मेरे से आंकड़ा गलत मत हो, क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा 5,000 लोगों से पीछे करता है। तो 79,325 जो है इतना करोड़ का कहना चाहिए कि कुल राजस्व आपको प्राप्ति हो चुका। अब हम लोग क्या करते हैं, 2021 में ध्यान रखना, यहाँ पे मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ, फाइनेंशियल क्या चल रहा है, 21-22 चल रहा है, ठीक। तो इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर का क्या किया, 22 तो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो 2021 में जो कर राजस्व है, जो टैक्स रेवेन्यू है, उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है ना। तो उन्होंने क्या किया, अनुमान लगा करके बताया है कि 2021 में जो कर राजस्व हमारे पास आ रहा है 17.11% का कर राजस्व, और ये क्या है, तो एक्सपेक्टेड है, मतलब अनुमान है, एक एक्सपेक्टेशन लगाया है कि भाई इतना अनुमान हमने लगा दिया कि एस्टिमेटेड मतलब परसेंटेज इसको निकाल करके बताया है कि 2021 में जो कर राजस्व है, जो टैक्स हम लोग पे करते हैं या आप जो पे करते हैं, विभिन्न प्रकार के कर जो पे करते हैं आप, तो कर राजस्व में जो वृद्धि हो रहा है कितना, 17.11% हो रहा है, या इतना हमारे पास अनुमान है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो कुल राशन कार्ड की संख्या 2021-22 में कितना था, 68.92 लाख। दूसरा, उचित मूल्य की दुकान ग्राम क्षेत्र में कितना था, तो कितना है, तो 15-35, ये बढ़ते रहता है, लेकिन इसीलिए 21-22 आप रिलेट कर लेना, 2021 में इतना। शहर में कितना, 11,709। अब अगर कुल कितना है, दोनों को आप ऐड कर देना, है ना, 1535 11,709, है ना, 11,709, ये दोनों को ऐड कर देना, जो टोटल वैल्यू निकलेगा इतना उचित मूल्य की दुकानें हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में कुल राजस्व कितना है,
तो आपको ये बताना है इतना करोड़ करके कितने प्रतिशत का मतलब कहना चाहिए कि तुलना के आधार पर अगर हम लोग करते हैं पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है, मतलब कुल राजस्व कितना हम लोग तुलना में गेन किए हैं, तो 16%। 0.7 को आप याद रख लेना, पिछले वर्ष की तुलना में इतना प्रतिशत हमारे पास में कुल राजस्व आया हुआ है या बढ़त हुआ है। 2021 में जो कुल कर राजस्व है उसमें कर जो टैक्स पटाता है, व्यक्ति जो टैक्स पटाता है राज्य में टोटल सारी विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं में जो कहना चाहिए जो कर पटाता है ना, उस कर से कितना राजस्व में वृद्धि हुआ है, तो 17% हुआ है, 17.11% हुआ है। अब ये वाला सेगमेंट आपका खत्म, ये वाला जो सेगमेंट है वो खत्म। अब मैं यहाँ पे एनालिटिकल जो क्वेश्चन आता है जो अभी तक के जनसंख्या के डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है, न्यूनतम एससी कहाँ है, एसटी कहाँ है, फिर उसके बाद में दश की वृद्धि क्या है, लिंगानुपात क्या है, शहरीकरण क्या है, साक्षरता क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं फोकस आपका करना चाहता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, छत्तीसगढ़ जो है उसमें जब जनसंख्या की बात आती है, ठीक है, तो जनसंख्या 2011 के जनगणना के हिसाब से कितना था, 2,55,45,198। कितना था, 2,55,45,198। ये 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग था, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 2,55,45,198 इतना जनसंख्या था। जनसंख्या का जो डाटा है ना, ये जनसंख्या का कार्य जो है, जनसंख्या का जो डेटा तैयार करता है संघ सूची के अंतर्गत होता है ना। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार के पास होता है। जब मैं आपका संविधान चलूँगा तब बताऊँगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 विभिन्न प्रकार की सूची होती है। संघ सूची में केवल संघ कार्य करता है, राज्य सूची पर राज्य का अधिकार होता है, समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे इमरजेंसी आ जाती है जिसमें जनहित में अगर कोई डिसीजन लेना हो तो संघ सूची को यह पावर होता है कि वो किसी चीज़ पे कानून अगर बनाता है, जो पहले से राज्य बना कर रखा है, तो संघ सूची के कानून को प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से किसी चीज़ पे संघ और राज्य दोनों कानून बना दिया और जनहित के कल्याण में है, तो संघ का ही समवर्ती सूची में भी प्रायोरिटी होती है। मैं वो सब बाद में बताऊंगा, कितने संघ सूची हैं, राज्य सूची में क्या है, कौन कौन से विषय हैं, वो संविधान में बताऊंगा। तो ये जनसंख्या का जो डाटा तैयार करता है, जनसंख्या का जो कार्य संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या का जो डाटा है, आंकड़ा है, इसका जो इंटीग्रेटेड वर्क है जनसंख्या के अंतर्गत आता है। अच्छा, दूसरी बात, अब हमारे पास में बात आती है, हम तो जान तो गए भैया 2,55,45,198 जनसंख्या है, लेकिन अब हमको देखना है सर्वाधिक एससी कहाँ है। सबसे ज़्यादा जो एससी जनसंख्या है, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एससी है मुंगेली में है, कितना 27.76%। कितना प्रतिशत, मुंगेली में 27.76% एससी जनजाति। अब आपको पूछा जाए कि किस जिले में सबसे ज़्यादा एससी का प्रतिशत में जनसंख्या है, आपको लेना है मुंगेली 27.76%। बोलेगा सबसे कम कहाँ है, तो सुकमा लेना है आपको। अच्छा, सुकमा क्यों लेना है, क्योंकि सुकमा में एसटी ज़्यादा है तो एससी कम रहेगा ना। जैसे किसी बस्ती में पूंजीपति लोग ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ गरीब लोग कम रहते हैं ना। अगर पूंजीपतियों का पूरा बस्ती है, गरीब लोग वहाँ बेचारे लोग रह नहीं पाते, या पूंजीपति ही केवल रहती है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग रहती है, मतलब प्लस और माइनस का डिफरेंस रहता है ना, बस वही है। जैसे कि सुकमा में देखिए न्यूनतम एससी में बोला सीधा, अब एक एससी जो है सबसे कम 1.1%, 1.10% सुकमा में सबसे कम एससी सुकमा में है। तो सबसे ज़्यादा मुंगेली, फिर सुकमा। मुंगेली में एससी ज़्यादा है और सुकमा में एससी कम है, लेकिन प्रतिशत में बोले सीधा 27.76 और ये 1% और सीधा है 27%। 27 गुना ज़्यादा जनसंख्या मुंगेली में है एससी का, ऐसा आप याद रखना। सर्वाधिक मुंगेली में, सबसे कम जो है सुकमा में। फिर एसटी की बात आती है ना, शेड्यूल ट्राइब के बारे में या अनुसूचित जनजाति के बारे में जो गवर्नमेंट ने क्या जो डिसाइड किया है, अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वो अधिसूचित करके किसी को जनजाति या अनुसूचित जाति घोषित करता है। तो आपको क्या करना है, सर्वाधिक एसटी अगर बोले तो सुकमा लेना है। कितना प्रतिशत, 83.47%, 83% आप याद रख लेना, 83.47% आप याद रख लेना। अब ये कैसे याद करोगे, सीधा सीधा ये दिमाग में कुछ ऐसा बैठाओ जैसे कि
मान लीजिए सुकमा में सबसे ज़्यादा जनजाति है, आप वहाँ पे क्या किए, पढ़ने गए, कौन सा 12वीं पढ़ने गए, आपका कितना परसेंट आ गया, 83.47% आपका सुकमा में आया। तो सुकमा ट्राइबल एरिया में आप जब 12वीं पढ़े 83.47% आया। अब आप बोले भैया मैं मस्त अब जनजाति जगह से पढ़ लिख लिया हूँ, अब मैं बड़े सिटी जाऊँगा पढ़ने, यहाँ आए रायपुर में, यहाँ चमक धमक में गए, सीधा 83 से 43 हो गया, मतलब 4.3% हो गया, है ना। वहाँ ज़्यादा विकास कर रहे थे आप, चमक धमक में आकर के आपका विकास कहीं खो गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसटी किस में है, सुकमा में 83.47, और उसके बाद में न्यूनतम एसटी कहाँ था भाई, आप सिटी आए, पढ़ाई कम करने लगे, ध्यान चमक धमक में चला गया, और रायपुर में सबसे कम जनजाति लोग 4.3% यहाँ पे रहते हैं, ठीक। ये आपका एसटी का ये अधिकतम, ये न्यूनतम। अब 27 जिलों में जो 10 की वृद्धि दर का मतलब ये होता है कि 10 साल के अंतराल के अंतर में जितना भी जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि होती है उसी को 10 की वृद्धि दर कहते हैं। कैसे कहते हैं, 10 साल के अंतराल में, जैसे 2011 के अंतराल में जो भी जनसंख्या था और 2011 में जो भी जनसंख्या है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकलेगा, जब मैं जनगणना में जाऊँगा तो मैं पूरा बताऊँगा एक एक चीज़ को, एक एक सेगमेंट को, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जब जनगणना अपन चालू करेंगे तो 27 जिलों में 10 की वृद्धि दर कितना है, 22.61% है, 22% है, 22.61% है, 22.61% 10 की वृद्धि दर है। और ये जो होता है 10 साल के बीच में जो वृद्धि हुई है उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमको समझ आ जाता है कि 10 की वृद्धि इतना इतना हुआ है। अब देखेंगे भैया सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ है, बलौदाबाजार में कितना है, 49.87, 49.87% है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ हुआ है तो आपको क्या लेना है, बलौदाबाजार में। बलौदाबाजार में लगभग 50% वहाँ की जनसंख्या का जो टोटल जो पॉपुलेशन था उस जिले का, है ना, 49.87 ये एग्जैक्ट डाटा है, लेकिन लमसम में आप ये याद रखना 50% जनसंख्या का वहाँ का 10 की वृद्धि हुआ है 10 साल में, उतने जनसंख्या आधा और वहाँ बढ़े हैं, ठीक है। पहले रायपुर का हिस्सा था ना, अब जो ज़्यादा मतलब ब्रॉड सिटी होता है और ज़्यादा डेवलप सिटी होता है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और एक समय आता है कि वहाँ से लोग धीरे धीरे नगरीकरण का फैलाव होते जाता है। फिर विभिन्न जिलों में उसको तोड़ा जाता है ताकि डेवलपमेंट को सही सिस्टमेटिक और प्लानिंग कर सकें। विभिन्न तहसील में, खंड में, उपखंड में बांटा जाता है। जैसे कि आपका रायपुर रेलवे स्टेशन से लेके पूरा सेज बहार, फिर उधर विधानसभा रोड, ऐसे करके पूरा 35 किलोमीटर का रेडियस में फैल गया है ना। बस वही चीज़ है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए 10 की वृद्धि दर कहाँ था तो बलौदाबाजार में था 49.87, और सबसे कम जो है अगर 10 की वृद्धि दर की बात आती है तो सुकमा में था। वहीं के लोग सुखी हैं, ज़्यादा 10 की वृद्धि हो ही नहीं रहा है और उधर ही के लोग खुश हैं, है ना। ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ ताम झाम का ज़रूरत ही नहीं है उनको। और हमारे सिटी में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है तो बलौदाबाजार में हो रहा है, कितना, 49.87, और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर सुकमा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या कितना है, 2,55,45,198, किसका विषय है तो संघ सूची का विषय है जनसंख्या। सर्वाधिक कहाँ है, एससी मुंगेली में 27.76%। में अगर पूछे तो फिर प्रतिशत बता देना, जिला पूछे तो मुंगेली बता देना, न्यूनतम पूछे तो सुकमा बता देना, ठीक है। और 1.10% जो है वो कहना चाहिए कि हमारा एससी का प्रतिशत है वहाँ पे। एसटी बोले तो भाई क्योंकि एससी कम था तो एसटी ज़्यादा रहेंगे, कोई एक समुदाय ज़्यादा रहेगा वहाँ, तो सुकमा 83.47, रायपुर में 4.3। 27 जिलों में 10 की वृद्धि दर कितना है, 22.61%। मैं बार बोल रहा हूँ, बहुत पूछा है इसको। 22.61% छत्तीसगढ़ में 10 की वृद्धि दर था। सर्वाधिक कहाँ है, बलौदाबाजार, सबसे कम कहाँ है, सुकमा। बलौदाबाजार में कितना है, 49.87, सुकमा में कितना है, 8.16। अब इसको कैसे याद करोगे, सुकमा को 8 दूनी 16, बस आप याद 8 रख लो, फिर इधर आपका 16 याद रख लेना, और इसको 47.87 को कैसे करोगे, 9 से छोटा 8 होता है, 8 से छोटा 7 होता है, कैसे याद करोगे। बलौदाबाजार में 49 है तो 9 से छोटा 8 होता है, 0.8, 8 से छोटा कौन होता है तो 7, ठीक। ये हो गया आपका। अब इतना तो सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, लिंगानुपात की ओर। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, लिंगानुपात में आप समझिए कि लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात को क्या कहते हैं, लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। इसमें ये देखा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है, कितना है,
प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है, सेक्स रेशियो क्या है। फिर एक रेशियो निकालते हैं, एक अनुपात निकालते हैं, इसी को लिंगानुपात या लिंग धन अनुपात बोलते हैं। तो मेल और फीमेल के बीच में देखा जाता है 1000 मेल तथा एक में ये देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या कितना हो रहा है। तो जैसे 1000 में हमारे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 2011 में 991 था, 991। सबको याद होगा, बहुत पूछता है सब डाटा मैं बता रहा हूँ ना, सीधा गेम चेंजर है ये डाटा। इसीलिए मैं पहले जनसंख्या के डाटा को उठाया कि जनसंख्या में ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। तो लिंगानुपात जो है 991 है, किसमें है, तो छत्तीसगढ़ में। कितने में, तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है, इतना है। मतलब अभी भी 1000 होने में उतना कम है जितना 1000 से कम दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो 90 और 1 ये, फिर 9 इधर कम कर लेना। फिर वही बता रहा हूँ 991 है छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 1000 पुरुषों की संख्या में। अब ये देखना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है। सर्वाधिक लिंगानुपात है कोंडागांव में, कितना है, 1033। देख लो, 1000 को भी पार कर लिया है। तुम विकास के नाम पे बड़े बड़े शहरों में निवास करने वाले हो और बेचारा कोंडागांव 1033 में ऊपर पहुंच गया। और सबसे कम में, जहां सबसे ज़्यादा विकास है, जो कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ है, कौन सा, रायपुर शहर। रायपुर शहर राजधानी, कितना है, सबसे कम लिंगानुपात है 963, 963। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अगर आ रहा है तो कोंडागांव में 1033, जहाँ पे विकास कम हुआ है लेकिन लिंगानुपात बहुत अच्छा है, 1033 है। मतलब 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 33+ है। इतने पुरुषों में +33 बेटियों की संख्या है। लिंग भेद नहीं है, भ्रूण हत्या नहीं है। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बेटा ही हो बेटी ही हो, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ आदिवासी बेचारे लोग अपने हिसाब से ईश्वर की देन मानते हैं, मालूम है आपको। कन्या को ईश्वर की देन मानते हैं। जब मैं ट्राइबल ऑफ इंडिया बताऊंगा, जब आप उस किताब को पढ़ेंगे, नदीम हसनैन सर के किताब को, तब आप पाएंगे कि जनजाति जो है ईश्वर की देन मानती है। किसको, बेटी के देन को। जनजातीय भारत जब आप पढ़ेंगे, जो एंथ्रोलॉजिस्ट हैं नदीम हसनैन सर का, मेरे पास वो किताब है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब मैं दिखाऊंगा आपको। तब आप पाएंगे कि बेटी का जन्म जो है आदिवासियों के समाज में ईश्वर की देन माना जाता है। हम तो अभी शिक्षित हो गए, तभी बोलते हैं कि बेटा और बेटी बराबर है, लेकिन वो क्या मानते हैं, ईश्वर की देन या भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और उसको सबसे पहले धारण करते हैं। इसीलिए जनजातियों में कोंडागांव सबसे आगे है कि इसमें 1033, मतलब 1000 बेटों में बेटियों की संख्या 33 ज़्यादा है। दूसरा, न्यूनतम सबसे ज़्यादा विकास यही किया, लेकिन वही है 963 में आ गया। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कोंडागांव में, सबसे कम लिंगानुपात रायपुर में। अब मैं आपको ये जो लिंगानुपात बताया हूँ ना, ये ओवरऑल लिंगानुपात है, ST SC OBC जनरल सब मिला करके 991। छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशियो जो 991 है वो टोटल है। ST SC OBC सभी कम्युनिटी को, सभी जाति को, सभी धर्म को, सभी मजहब को, सभी समुदाय को, सभी पंथ को मिला करके है। लेकिन जब आप SC लिंगानुपात पढ़ते हो, SC लिंगानुपात में सर्वाधिक हमको देखना है अगर, तो सर्वाधिक राजनांदगांव में 1038 है और सुकमा में 932 है। ठीक, मैं और जाऊंगा आगे, अभी डिटेल अपन पढ़ेंगे SC लिंगानुपात कितना है, ST लिंगानुपात कितना है, समय आएगा वो भी करेंगे। लेकिन हौच पौच नहीं करना है मुझे, अभी मैं बताऊंगा तुम हौच पौच हो जाएगा। जनगणना का एक अलग से मेरे को क्लास लेना पड़ेगा आप लोगों के लिए, फिर मैं उसमें डिटेल एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करूंगा, फिर एक एक चीज़ को समझाते जाऊंगा और बताते जाऊंगा और डील करते जाऊंगा। SC लिंगानुपात सबसे ज़्यादा राजनांदगांव में है 1038। अगर पूछा जाए एससीओ के लिंगानुपात में या किस ऐसे जिला में जहां पे 1000 पुरुषों में बेटियों की संख्या ज़्यादा है, वो जिला का नाम बताओ, तो है राजनांदगांव 1038। मतलब अब आप देखिए, सर्वाधिक कोंडागांव में है, ठीक, न्यूनतम रायपुर में है, लेकिन एससी समाज में या अनुसूचित जाति समाज में इस सोसाइटी में लिंगानुपात पूछे तो राजनांदगांव में 1038 सबसे ज़्यादा, सुकमा में सबसे कम, क्योंकि वहाँ ST ज़्यादा भरा पड़ा है। अब दूसरा, ST लिंगानुपात की अगर बात करें, इनके सेक्स रेशियो की बात करें, आदिवासियों के सेक्स रेशियो की, फिर वहाँ देखते हैं। एक इनका रिकॉर्ड तो और हाई जाएगा। देख,
जब केवल इस वर्ग का, एक अनुसूचित जनजाति वर्ग देख रहे हैं ना कि एससी है, ना कि ओबीसी है, ना जनरल है, ना कुछ भी, ये सिर्फ एसटी आदिवासी भी वर्ग के बीच का लिंगानुपात है। तो आदिवासी वर्ग के बीच का जो लिंगानुपात है टोटल, मतलब उसमें उसी समाज में, उसी कम्युनिटी में निकाला जा रहा है। तो दंतेवाड़ा सबसे टॉप है 1067। मतलब इस कम्युनिटी में, इस जाति में दूसरे कम्युनिटी की अपेक्षा एक तरफ 1000 पुरुष और एक तरफ 1067 फीमेल्स, मतलब 67 के बढ़त में है दंतेवाड़ा में। ये जो समाज है वो, इनसे सीखो, इनसे सीखना है हमको। हम तो भ्रूण हत्या के पीछे पागल हो रहे हैं, हमको बेटा चाहिए, बोलते हैं ना कि हमें बेटा चाहिए। ये सोच को हमको बदलना पड़ेगा। सीखो, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। हमें जनजातियों से, हमें हमारे आदिवासियों से जो प्रारंभ से यहाँ निवास कर रहे हैं उनसे सीखना पड़ेगा। हमारी बुद्धि को क्या हो गया है, हम हर तरफ बेटी 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 की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं, लेकिन चाह रखते हैं बेटा की। वी हैव टू चेंज दिस थिंकिंग। ओके, तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा एसटी लिंगानुपात कहाँ है? दंतेवाड़ा में 1067। और रायपुर फिर वहीं स्थिति। मैं बोला रायपुर इतना जगह डेवलप है, लेकिन हो क्या गया? 974, क्योंकि ऑलरेडी लिंगानुपात 973 यहाँ पे था। किसका? सभी समुदाय का, एसटी एससी ओबीसी जनरल सबको मिला के, पूरे धर्म का। तो सबसे कम यहाँ पे था। लेकिन केवल जब जनजाति की बात आती है, दंतेवाड़ा टॉप में है और रायपुर सबसे नीचे है 974। वो तो 1000 भी नहीं पहुँच पा रहा है यहाँ, जबकि विकसित ये राजधानी है। अब आता है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात को समझना पड़ेगा आपको। शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है कि वह लिंगानुपात जिसमें जो आयु होता है वो 0 से 5 वर्ष के बीच होता है। कितने के बीच होता है? 0 से 5 वर्ष के बीच में। और ये जो लिंगानुपात बता रहा हूँ तो 5 वर्ष के ऊपर भी होता है। लेकिन ये जो होता है स्पेशल, जहाँ शिशु या चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर आ गया तो 0 से 5 वर्ष जो जन्म लेता है बच्चा, वहाँ से लेकर 5 वर्ष तक के जीवित की अवस्था को इसमें काउंट किया जाता है। और 2011 के जनगणना के हिसाब से शिशु लिंगानुपात को 969 दिया गया है। अब आपको पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस जिला में शिशु का लिंगानुपात ज़्यादा है। मतलब एक तरफ 1000 छोटे छोटे बच्चे और एक तरफ 1000 के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, बच्चियां, उसको यहाँ पे देखते हैं। तो पहले ही बता चुका हूँ कि एसटी का लिंगानुपात जैसे यहाँ ज़्यादा था दंतेवाड़ा में, वैसी अब छोटे बच्चे यहाँ ज़्यादा जी रहे हैं, ठीक है। तो वैसे दंतेवाड़ा में क्या होगा, शिशु जो है यहाँ पे भी छोटे बेटी लोग ज़्यादा हैं बेटे के अपेक्षा, है ना। 0 से 5 वर्ष के बीच में इसको निकाला जाता है। तो 0 से 5 वर्ष मतलब 5 साल का मान लो बच्चा है, मतलब बेटा है, 5 साल की बेटी है। तो दोनों के बीच में अगर 1000 बेटे और 1000 बेटों को रखें तो हम ये पाते हैं उस जिले में कि 1000 बेटे के ऊपर भी और ज़्यादा बेटी हैं, 12 बेटियां या 12 बच्चियां। 1000 से ही हमेशा कंपेयर करते हैं। बढ़त कितना हो रहा है? तो 12 का बढ़त अभी भी दंतेवाड़ा है। तो शिशु लिंगानुपात जो है वो 969 है, छत्तीसगढ़ का 969 है, जो कि 0 से 5 वर्ष के बीच को ही नापा जाता है सरकार के द्वारा। और दंतेवाड़ा जो है 1012 के साथ में सबसे टॉप में है, जबकि रायगढ़ में 947 है। रायगढ़ में 947। आप यहाँ पे रायगढ़ को याद करने के लिए क्या करना, हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 1947 में, बस यही सोच लेना कि रायगढ़ जो है 1947 से आज़ाद हुआ है, 19 में से 1 हटा देना और 947 आप याद रखना। उसके बाद भी वहाँ पे शिशु का लिंगानुपात अच्छा नहीं है, तो 1 हटने के बाद में 947 आपका याद हो जाएगा, ठीक। तो दंतेवाड़ा 1012, फिर रायगढ़ जो है 947, ये अपना हो गया शिशु का लिंगानुपात। अब आपको बताऊंगा शहरीकरण या नगरीकरण। शहरीकरण उसे और नगरीकरण उसे ही कहते हैं जिसमें देखते हैं इसमें कि नगरीकरण जो है इतने वर्ष के अंदर में कहाँ ज़्यादा हुआ, 10 वर्षों के अंदर में कितना डेवलपमेंट देखने को मिला हमको उस शहर में या उस नगर में, उस चीज़ को हमको देखना है। तो हमारे पास में ये दिमाग में रखना है लमसम में कि नगरीकरण जो है शहरी